प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट आने को है और लोग परेशान हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि न जाने इस बजट में क्या होगा, खौफ का शिकार दिखाई देते हैं। यानी आम तौर पर इससे पहले हम देखते रहे हैं, अगरचे पिछले कुछ सालों से हालात इसी तरह से परेशान कुन ही हैं, लेकिन कभी हुआ करता था कि लोगों को बजट से कुछ उम्मीदें हुआ करती थी कि कहाँ छूट मिलेगी, कहाँ पर थोड़ा सा सैलरीज में फ़ायदा मिल जाएगा, कितना इंक्रीमेंट आ रहा है। अब लोग इस परेशानी का शिकार हैं कि कहाँ कहाँ टैक्सेस लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा बोझ बढ़ने वाला है। पावर सेक्टर का बुरा हाल है, पावर सेक्टर कर्जों तले दबा हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का टारगेट रिवाइज होकर फिर से यानी बढ़ने जा रहा है। हमने पहले 1468 अरब का टारगेट रखा था और इस मरतबा जो हदफ है वो 1727 का होने जा रहा है। अब इसी तरह से गैर मुल्की सरमायाकारी पिछले साल में बहुत कम हुई है। नए टैक्सेस के लगने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो कहाँ पर बेहतरी की उम्मीद है? हुकूमत को लगता है कि रेमिटेंसेस में उसने कुछ अचीव किया है, हुकूमत को लगता है कि IT एक्सपोर्ट्स में उसने कुछ अचीव किया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गैर मुल्की कर्जे भी बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम अहदाफ जो ज़राअत के थे, इंडस्ट्री के थे, सर्विसेज के थे, वो पूरे नहीं हो सके। सर्विसेज हम फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर गए। तो इस बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए और किन मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, मौशद तजकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। मेहताब हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर साफ़ी हैं, माहिर मुआशियात है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब। सनाउल्लाह खान साहब सीनियर साफ़ी हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वो एक मुहावरा होता था कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो बजट में अब हम कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो हमें लगता है कि हर जगह हुकूमत परेशानी का शिकार है। ख़ास तौर पर अगर चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ ये जो हमारा पावर सेक्टर है, क्योंकि इस पर फिर हमारी ज़राअत भी डिपेंड करती है, इसी पर हमारी इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है। पावर सेक्टर का कर्जा, गर्दिशी कर्जा 5200 अरब रुपए पे खड़ा हुआ है। अगरचे हमने पिछले साल 1200 अरब का कर्जा लेके इसको थोड़ा नीचे लाए, लेकिन फिर ये बढ़ के हो गया है। और वो 1200 अरब का जो कर्जा लिया था उसके लिए जो डेट लगना है वो अलहदा अपने तौर पर मौजूद है। तो ये कैसे पावर सेक्टर को डील करेगी इस साल में हुकूमत? देखिए असलम मामला कुछ ऐसा है कि एक वफाकी हुकूमत है और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। सारी की सारी परेशानी जो है वो वफाकी हुकूमत को है। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको तो ना हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए, उनको 2-2 हज़ार अरब 4-4 हज़ार अरब जो है वो वफाकी हुकूमत से मिलना है। तो परेशानी सिर्फ वफाकी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमतों की नहीं। ठीक। वफाकी हुकूमत आप देखिए कि वज़ीर ख़जाना साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर में खड़े होंगे और ये हम देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं पिछले 16 सालों से देख रहा हूँ। और 16 साल मैंने इसलिए कहा कि 2010 में 18वीं तरमीम जो है वो पास कर दी गई। उसके बाद के जितने बजट्स आए हैं वो वज़ीर ख़जाना साहब खड़े होते हैं, इस दफ़ा वो हमें कहेंगे कि वफाकी हुकूमत की आमदन 16,000 अरब रुपए हो। उसके कोई 1 मिनट के बाद हमें बताया जाएगा कि उस 16,000 में से 8,000 अरब जो है वो सूबों को बांट दिए जाएंगे और 8,000 अरब जो है वो मुख्तस कर दिए जाएंगे सूद की पेमेंट के लिए। तो अब कुछ तवक्को लगा के रखना कि वफाकी हुकूमत जो 16,000 आमदन करती है और 2 अखराजात के बाद उसके जेब में न टका बचता है न थैला बचता है, उससे हम कोई उम्मीद लगा बैठे तो फिर वो उम्मीद तो लगाने वालों की गलती है, उसमें हुकूमत की तो कोई गलती नहीं। सही है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो परेशानी का शिकार नहीं है, लेकिन सनाउल्लाह खान साहब हम ये देख रहे हैं कि IMF की शर्त यह है कि 860 अरब के इजाफी रेवेन्यू जनरेशन हुकूमत पर आयद की जा रही है। अब उसके लिए हाफ जो है वो सूबों को जनरेट करने की बात हो रही है कि 430 सूबे जनरेट करें और 430 ही वफाक जनरेट करें, और वफाक जो है वो 215 अरब के नए टैक्सेस लगा रहा है। तो क्या सूबों को पाबंद किया जा सकेगा कि IMF की शराइतें आप ये 430 अरब रुपये इजाफी जनरेट करके दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि आपको फिस्कल पैक्ट जो है वो करना पड़ेगा सूबों को। और वो उनकी अगर आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिपोर्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि चारों सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को IMF के साथ वो फिस्कल पैक्ट पहले भी साइन किया हुआ था, दोबारा से साइन करना पड़ेगा। तो सूबों को करना पड़ेगा। सूबों के लिए इतना मसला भी नहीं है। अगर पंजाब 12 करोड़ का सूबा है तो वहाँ 400 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है जो भाई हमारे ने कही है, वो बिल्कुल सही बात है कि आपके पास जो बचता है
फेडरल गवर्नमेंट के पास वो एक हेड पूरा होता है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। तो बाकी आपने क्या करना है, डिफेंस है और चीजें, बाकी आपने कर्ज लेकर, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कंजम्पशन के लिए टैक्स लेता है, उसमें आपने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, आपने कर्जा वापस करने के लिए भी कर्जा लेना है। तो इस सर्कल में हम फंसे हुए हैं। और अगला 1 साल क्योंकि पूरा IMF का प्रोग्राम है, तो आप उस प्रोग्राम से भी बाहर नहीं निकल सकते, आपने वही करना है जो IMF ने कहना है। तो मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा इस बजट में, बल्कि प्रेशर बढ़ेगा, PDL बढ़ेगा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। लोग महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो पहले ही पिछले 4 साल के दौरान बिजली तो 100% से ज़्यादा महंगी हुई है, और गैस 1300% महंगी हुई है, और फिक्स चार्जेस अलहदा लगे हैं। तो उसमें मज़ीद भी इजाफा होगा, क्योंकि आपके पास बिजली है, ख़रीदार नहीं है, और आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है, तो उस कैपेसिटी पेमेंट के लिए आपको मज़ीद आवाम पर बोझ डालना पड़ेगा। और वो IMF की रिपोर्ट, और अगर आप इंडस्ट्री को रिलीफ देते हैं कोई, उसके लिए स्पेशल पैकेज लेकर आते हैं, तो फिर उसका बोझ भी तो आवाम के ऊपर ही आएगा। क्रॉस सब्सिडी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, वो कह दिया है उन्होंने, वो इन्होंने कमिटमेंट लिख के दी हुई है। अब जो वो 131 पेज की रिपोर्ट है IMF की, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि IMF को कमिटमेंट दी गई है कि गैस पर क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, 142 बिलियन के करीब का वो पास ऑन होगा। बिजली पर भी आपको बता दिया है कि सब्सिडी कोई नहीं देनी, अब वो पास ऑन होनी है। तो अगले सालों में आपके, और उसका मल्टीपल फिर इम्पैक्ट आएंगे आपके इन्फ्लेशन पे। आप जब खुद कह रहे हैं कि 8.4% अगले साल इन्फ्लेशन रहेगी, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन अगले साल डबल डिजिट रहेगी। डबल डिजिट का मतलब है कि आपकी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो इस वक्त 45% हैं, वो मजीद नीचे जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस करती है, एक्सपोर्ट तो आपकी है नहीं। बिल्कुल। जब लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी कम होगी, तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी जो है वो मुतासर होगी। अब फर्ज करें एक आदमी महीने में एक सूट खरीदता है, अब उसने 6 महीने बाद खरीदना है, साल बाद खरीदना है। अगर वो गोश्त महीने में एक दफा खाता है तो 6 महीने बाद खाएगा। दूध अगर 2 किलो वो लेता है रोजाना, तो वो 1 किलो और आधा किलो पे आ जाएगा, और इस तरह हो गया है। उससे आपकी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो मुतासर हो रही है, डोमेस्टिक इकानमी मुतासर हो रही है। ग्रोथ खुद कह रहे हैं कि 3.2% GDP ग्रोथ होगी, तो 3.2% से तो आप तरक्की नहीं कर सकते, ना आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं, ना आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ना पॉवर्टी खत्म कर। बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है। मेहताब हैदर साहब, आप गहरी नजर रखते हैं पावर सेक्टर के ऊपर। ये हमने पिछले दिनों सुना कि गर्दिशी कर्जे तो कम हो गए हैं जी, लोन लिए गए हैं, गर्दे के जो कर्जे हैं वो चुका दिए गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद कर्जे बढ़ना शुरू हो गए, और तकरीबन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये क्या हुआ? और फिर हमने देखा कि अभी एनर्जी मिनिस्टर जो है उनको तो तमगा भी मिला है अपनी पॉलिसीज के तहत। तो आपको लगता है कि पावर सेक्टर को बहरानों से निकाल लिया गया या निकाले जाने की राह पर डाल दिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पर जो पावर सेक्टर है उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे पाकिस्तान में आइंदा चंद सालों के अंदर जो नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर पावर सेक्टर में फौरी तौर पर टैरिफ के अंदर कमी नहीं की, तो मुझे डिस्कनेक्शंस के लिए लोग कतारों के अंदर लगे हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो सोलराइजेशन को ये हुकूमत डिस्करेज कर रही है, और डिस्करेज करने के साथ साथ, लेकिन अगर आप देखें सोलर जितनी तेजी से फैल रहा है, तकरीबन 7 से 8 हजार मेगावाट तो नेट मीटरिंग है, उसके अलावा कोई 14 से 15 हजार हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर है, और इस मुल्क के अंदर 22 से 24 हजार मेगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हुकूमत के लिए एक तरफ तो कैपेसिटी रीपेमेंट है, वो बहुत बड़ा बोझ है। अब मुझे बताएं कि जिन लोगों ने वो कैपेसिटी रीपेमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे और उन्होंने डॉलर्स के अंदर किए थे, खासकर ये जो चाइनीज IPPs के साथ हुए थे वो डॉलर्स के अंदर है, और वो कम से कम अगर कैपेसिटी रीपेमेंट कोई 2 ट्रिलियन के लगभग है, तो उसमें से 1000 अरब रुपए तो वो चाइनीज IPPs के हैं। तो ये पावर सेक्टर जो है ना, उसकी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और हल यही है कि हम पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं
उनको कम करें बजाय इसके कि बढ़ाएं। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं जी, अभी तो हुकूमत ने इन राइटिंग में लिख के दे दिया है कि 1 जनवरी 2027 से जो 200 यूनिट्स तक के लोगों को सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो रही है और वो BISP के बेनिफिशरीज के जो लिस्ट है उसके ऊपर शिफ्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा और इसके मल्टीपल जो है वो रिप्रिकॉशंस होंगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इससे पहले आप बजट की बात कर रहे थे, अगर मुझे 1 मिनट की इजाजत दे दे तो मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप ये देखें कि सूबे जो है उनके पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि चारों सूबों में से किसी सूबे ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दिया है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट्स तक वो जो ऑल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे वो कंप्लीट करते, बल्कि उसमें फिर वो कहते हैं जी हमारे ऊपर तनकीद होती है। फिर तनकीद तो होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आप जो पावर सेक्टर की बात कर रहे थे उसमें एक जो स्टेटमेंट हमने पिछले दिनों में एनर्जी मिनिस्टर का डॉक्टर फारूक साहब ये भी तो देखा कि उसमें उन्होंने कहा कि हम बिजली को सस्ता करने जा रहे हैं और इतना सस्ता कि आप दिन में बिजली बनाकर स्टोर करेंगे और रात को इस्तेमाल करेंगे। यानी उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो फिर जो सोलराइजेशन है उसकी हौसला अफजाई की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले जो सोलर के हवाले से पॉलिसी आई नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की, उससे लगता था कि वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सोलर के हवाले से पॉलिसी है क्या और वो कैसे सस्ता करने जा रहे हैं, या आप उनकी इस बात को कैसे इंटरप्रेट कर समझ कैसे सकते हैं कि क्या कह रहे हैं वो? देखिए 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और उनमें से 192 जो है वो हर किस्म की हौसला अफजाई कर रहे हैं सोलर की तरफ जी। एक मुल्क ऐसा है जो हौसला शिकनी कर रहा है। अब या तो वो 192 ममालिक की गलत पॉलिसी है और या फिर जो एक मुल्क पाकिस्तान है उसकी कोई पॉलिसी गलत जा रही है। ये मेहताब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप 6 प्रोजेक्ट जिसमें 3 कोयले के हैं और 3 LNG के हैं, जो तकरीबन 60 से 70% जो कैपेसिटी पेमेंट है वो जा रही है या साहिवाल को जा रही है या पोर्ट कासिम को जा रही है या हप्को को जा रही है, या फिर वो LNG के जो प्लांट हैं, भिक्की का प्लांट है, बालूकुई का प्लांट है, हाफिज शाह बहादुर का प्लांट है। तो ये सीपैक का इशू है। दूसरी तरफ जो चोरी का मामला है वो 2 बड़े जो डिस्कोस हैं जिसमें पेशावर इलेक्ट्रिक है वो कोई 40-45% की चोरी दिखाता है। दूसरा जो है वो सक्खर इलेक्ट्रिक है। जो बुनियादी सवाल सब मेरे ध्यान में आता है कि हुकूमत बिजली का कारोबार क्यों करती है? हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, ये प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दे बिजली बेचना, बिजली खरीदना। पहले हुकूमत पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको खरीदती है, फिर वो खरीदी हुई बिजली जो है उसको फरोख्त करती है और इस खरीदो फरोख्त में कोई 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर देती है और फिर आप बता रहे हैं कि वो 2-3 हज़ार अरब का गर्दिशी कर्जा पहुंच जाता है। हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है बिजली के सेक्टर के अंदर? वो हुक्मरानी करे, वो बिजली की खरीदो फरोख्त क्यों करती है? जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आप ही से जानना चाहूँगा, फिर मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। ये इस साल हमने पिछले आखिरी 2-3 महीनों में खासतौर पर ये पेट्रोलियम लेवी का बहुत जिक्र सुना, क्योंकि उससे लोग बहुत मुतासिर हुए जंग के शुरू होने के बाद 28 फरवरी के बाद। और हमने देखा कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो लोग बड़ा हर्ट हुए हैं इससे, जो पेट्रोलियम लेवी है। अब 1468 अरब का हदफ रखा गया, वो हमने न सिर्फ पूरा किया बल्कि उससे 150 अरब ज़्यादा ही इकट्ठा करने जा रहे हैं। अभी ये जो माली साल मुकम्मल होगा हम शायद 1607 अरब रुपए इकट्ठे कर पा रहे होंगे, जो तखमीना है। हमने 11 महीने का जो है वो टारगेट शायद आपने ट्वीट किया था, मैंने अगर गलत नहीं हूं, कि हमने 10 महीने में अचीव कर लिया है 11 महीने का। अच्छा, अब इसमें सर अगला जो हदफ है वो तो रखने जा रहे हैं 1727 अरब का, यानी 260 अरब रुपए ज़्यादा। तो पेट्रोल, इसका मतलब है आलमी मंडी में अगर सस्ता भी हो गया तो पाकिस्तान में सस्ता नहीं होगा। देखिए आलमी मंडियों में कीमत बढ़ी है, चीन भी उसी आलमी मंडी से खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है, भारत भी उसी आलमी मंडी में जाता है, बांग्लादेश भी उसी आलमी मंडी में जाता है। देखिए ये हुकूमत की अंदरूनी पॉलिसी है कि जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो उसका बोझ जो है वो किसके ऊपर डालना। अब आप सोचिए कि जंग से पहले और जंग के बाद का भारत के अंदर जो पेट्रोल की कीमत का फर्क है वो 3 रुपए का है। 3 रुपए फी लीटर भारत ने बढ़ाया है अब कोई कुछ ही दिन पहले।
पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो वही 155 रुपए फी लीटर है। चीन के अंदर 11% इजाफा है, पाकिस्तान के अंदर कोई 61.5% इजाफा है, बांग्लादेश में 16% इजाफा है। तो ये पाकिस्तान की जो फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उनको सोचना होगा कि ये हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो भी उसी जगह से तेल खरीदते हैं जहाँ से हम खरीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो अवाम के ऊपर सारा बोझ नहीं डालते। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो 100% जो बोझ है आलमी मंडी का वो पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर डाल दिया जाता है, और इसी बहाने हुकूमत सोचती है कि पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दिया जाए, कुछ अपना खजाना भी भर लिया जाए इसी बहाने। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है सोच की कि ऐसी पॉलिसी भारत में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, चीन में क्या है, वहाँ पे वो क्या करती हैं हुकूमतें कि बोझ जो आलमी मंडी का है वो आम आवाम पे नहीं डलता। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप सनाउल्लाह साहब, आपकी राय इस पर क्या है कि ये कितना बोझ पड़ने जा रहा है? हमने अब 1468 इकट्ठा करना था, थोड़ा ज़्यादा लिया और अब उसको भी मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो पेट्रोल महंगा ही रहेगा अगले साल? देखिए, पहले तो मैं जो अभी बात हुई है ना उस पर बात करना जरूरी है। बदकिस्मती है और मैं इसको इनह्यूमन समझता हूँ कि आप क्राइसिस को एक जंग की सिचुएशन अपॉर्चुनिटी बना लिया आपने और उसमें आप पैसे कमाने शुरू कर दिए। इस सूरत हाल में लोग अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं और जुल्म देखें कि इस मुल्क में हवाई जहाज़ का सफ़र कितने लोग करते होंगे आपके ख्याल में? 5%, 10%। आप बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को जानते होंगे जिसने कभी जहाज़ पे कदम नहीं रखा। जी हाँ। उनको 111 रुपये रियायत दी गई है सिर्फ एक पार्टी के कहने पे। यार इतनी ज़ालिम हुकूमत होती है। पर रियासत तो माँ की तरह होती है, उसके लिए तो सारी कौम बराबर होती है। और ये कोई कंपनी नहीं चला रहे, आप मुल्क चला रहे हैं, आप तो कंपनी की तरह चला रहे हैं। एक आदमी आपको कह रहा है जिसको PIA बेचा है, यार मैं इस तेल पर ना, इस जेट फ्यूल पर JP1 पे मुझे नुकसान हो रहा है, आपने 111 रुपये कम कर दिए, आपने पब्लिक के लिए 5 रुपये कम किए। ये इनह्यूमन है, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। और आपको बैठ के बताना पड़ेगा ये क्यों कर रहे हैं आप IMF पे डालते हैं, IMF इधर बात नहीं करता आपको, और ये नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिग्नल नज़र आ रहे हैं, जो बातें नज़र आ रही हैं, वो उससे वाज़े तौर पर हो रहा है कि इन्होंने हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी। मगर सनाउल्लाह साहब, उन पे हुकूमत के एक वजीर से मैंने पूछा, बल्कि वो अक्सर ये कहते हैं और भी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि जी जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर हम तो ये लेवी कोई टैक्स नहीं देता। आप मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तानी टैक्स नहीं देता और किस चीज़ पे टैक्स नहीं देता? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं पिछले दिनों से पढ़ रहा हूँ वो फ्रांस का इनकलाब। फ्रांस का इनकलाब क्यों आया था? आज 250 साल पहले, उनको 250 साल पहले समझ आ गई थी। उस वक्त का जो बादशाह था, जिसको लोई शानजे 14 कहते हैं, वो इस्लामाबाद के बराबर एक महल बना रहा था जो आज भी खड़ा है, और उस पर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी चल रही है। और उस वक्त यही सिचुएशन थी कि उसके कारिंदे घरों में और दुकानों में घुस जाते थे, जिस तरह सराफा बाज़ार की मार्केट में लोग दुकान में घुसे हैं, और लोगों की जेबों से और उनके घरों से जो भी माल होता था निकाल के ले जाते थे कि ये टैक्स है। तो ये आपकी सिचुएशन इस किस्म की हो गई है, तो आपको उससे बचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को बैठ के। आप तो छुपते फिरते हैं, आप तो फेस ही नहीं करते किसी को आजकल। आप खुद एंकर हैं, आप बताएं कितने वजीर आपके पास आके बैठ के सवालों के जवाब देते हैं। ये डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि आपने जवाब देना है। तो मुझे नज़र नहीं आ रही कोई रिलीफ कहीं पे, और जिस किस्म की ये हर चीज़ IMF पे डाल देते हैं। IMF आपको बाकी चीज़ों से नहीं रोकता कि आप इस किस्म की लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, आप ऑस्टेरिटी के बावजूद बड़े बड़े दौरे कर रहे हैं। मतलब इस बात का कौन जवाब देगा? मगर इसमें एक और आप जहाज खरीद रहे हैं, ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इसको हमने टैक्स बना दिया। आज ECC की आप प्रेस रिलीज पढ़ लें, 16 करोड़ रुपए वजीर आजम ऑफिस की तजीन और आइश के लिए आज रिलीज किए हैं। आप मुझे बताएं लोगों को क्या जवाब देंगे आप, जिस वक्त लोगों के पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है? आप 16 करोड़ रुपए में आप मेंटेनेंस और रिपेयर के नाम पर ले रहे हैं PM ऑफिस के लिए, जहां कोई मीटिंग ही नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर बैठता ही नहीं है। 2022 के बाद जब से वो बगिंग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बैठते, हाउस में बैठते हैं। आप उनकी गाड़ियां देख लें। आप जो इस वक्त इस मुल्क को सबसे बड़ा मसला क्या है जी, ये मेरे दोस्त दोनों बताएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है। हमारे पास डॉलर नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, हमने एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखे 32.28 अरब डॉलर, हमारे पहले 10 महीने में आए हैं 25 अरब डॉलर या 25.8 बिलियन डॉलर, शॉर्टफॉल है 6.25% का। हमारा जो इम्पोर्ट का टारगेट था वो 65.2 अरब डॉलर का था, हमारे 10 महीने में अदारा शुमारियात ये कहता है कि 57.2 बिलियन डॉलर हो गए हैं। हमारा तजारती खसारा 32 अरब डॉलर का है, 7% इजाफा है, 7.5% इजाफा इंपोर्ट्स में हमारे टारगेट से। ये मसला हम कैसे हल कर पाएंगे? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब देखिए कि हमारा जो मेन बर्डन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है तेल की इंपोर्ट, गैस की इंपोर्ट, कोयले की इंपोर्ट, जिसके लिए हमें डॉलर चाहिए, और ये हम एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर कोई 25, 26, 27 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं। इसके हवाले से एक तो बड़ा सीरियस काम हो रहा है इसका। मुझे हैरानगी है कि वो मीडिया में ज़्यादा कवर नहीं किया जाता। देखिए, लास्ट जो हमने बड़ा डैम बनाया था वो 1976 में तरबेला डैम बनाया था, तो 50 साल गुजर गए हैं। इस वक्त यकीन कीजिए एज वी स्पीक 3 बड़े डैम्स हैं जिनके ऊपर इकट्ठा सिमल्टेनियसली इस वक्त काम हो रहा है। एक दासू के ऊपर काम जारी है, ज़ेर तामीर है, दयामर भाषा और उसके साथ साथ मोमन। अब ये कैपेसिटी जो है ये लगभग 9,600 मेगावाट की है। अब सोचिए कि जो 78 सालों में हमने कैपेसिटी बिल्ड की थी, ये अब 3 डैम उसको डबल करने लगे। इनके ऊपर इस वक्त जो काम तामीराती काम है वो जारी है। इस वक्त 2 जगह से जो दरियाए सिंध है उसका रुख मोड़ा जा चुका है, एक दासू के मुकाम पे और दूसरा दयामर भाषा के मुकाम पे, और फिर वो मोमंद जो है वो स्वात रिवर के ऊपर बन रहा है। डॉक्टर साहब, ये अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये हमारे कंट्रीब्यूट करने लगे बिजली के, लेकिन 1945 तक के जो हमारे मुआहदे हैं IPPs के साथ, उनका क्या होगा? कैपेसिटी पेमेंट्स तो आपको देनी है, 3400 अरब रुपए का दिया है पहले। देखिए, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम गैस या कोयला या तेल जिससे हम अपनी पावर हासिल कर रहे हैं, ये 3 डैम बनने के बाद जो गर्मी के महीने हैं एटलीस्ट अप्रैल से कहीं सितंबर तक, यहाँ पे कोई 8,700 मेगावाट की इजाफी बिजली, जो आप समझिए कि को हिमालय का वो मुफ्त का पानी है, ना हमें कोई डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और ना हमारी कोई इसके ऊपर आप सोचिए कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कोई ज़्यादा है। तो ये काम जारी है। अगर आप सैटेलाइट से इन इलाकों को देखें, आपको एक्चुअली कंक्रीट बिछा हुआ नज़र आ रहा है, आपको स्टील गिरा हुआ नज़र आ रहा है, आपको सुरंगें नज़र आती हैं, और ज़मीनी हकीकत यह है कि जो दरिया हैं उनका रुख एक्चुअली मोड़ा जा चुका है। तो यहाँ पे कोई 25-30% तक तो जो तामीराती काम है वो हो चुका है। अब जो पाइपलाइन है, फाइनेंशियल पाइपलाइन, उसको हम कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैंने सनाउल्लाह साहब जो की थी कि गैर मुल्की सरमायाकारी, हमारी जो टोटल 1 साल की सरमायाकारी है वो 31.7 मिलियन डॉलर पे रह गई, अगर आप प्लस माइनस कर लें वो जो FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या हुआ, हम लोएस्ट पे कैसे चले गए हैं सरमायाकारी में? असद भाई, बात यह है कि सरमायाकारी कहाँ होती है, 4-5 फैक्टर होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंसाफ का निज़ाम, सिक्योरिटी, मुनसिफाना टैक्स सिस्टम, 4 चीज़ें तो मुझे याद है। पैसे का तहफ़्फ़ुज़, हाँ, और सेफ्टी ऑफ दी इन्वेस्टमेंट। जी, आप मुझे बताएं 4-5 चीज़ें, क्या इस मुल्क में इंसाफ है? क्या अदालतें अगर किसी इन्वेस्टर को कोई मसला होता है फौरी इंसाफ दे सकती हैं? बताएं मुझे। क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? क्या इस मुल्क में सिक्योरिटी है? क्या इस मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम मुनसिफाना है? आपको पता है बहुत सारे इन्वेस्टर ने ये खदशा जाहिर किया है कि हमें जो प्रॉफिट है वो बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसमें ख़त भी लिखे गए हैं हुकूमत। तो आप मुझे बताएं, तो इस सूरत हाल में दुनिया के जितने भी मुल्कों में इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे ये 4 फैक्टर बड़े मैटर करते हैं। हमारे यहाँ ये चारों की चारों चीज़ों दस्तयाब नहीं है। आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो आपके जुडिशल सिस्टम का हाल हो चुका है, जिस तरीके से जजेस तैनात होते हैं, आप मुझे बताएं किस इन्वेस्टर को एतमाद होगा? क्या लोग
इन्वेस्टर जो हैं इन तमाम चीज़ों को देख के डिसीजन करते हैं कि हमने कहाँ, वो इस बात पे नहीं आते कि प्रॉफिट। फिर एनर्जी की प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस दुनिया में हाईएस्ट है, तो फिर मुझे बताएं कैसे इन्वेस्टर आएंगे वहाँ। फिर यही होगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत आ रही है, आपको पता है वो G2G होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आती। आप जाके अपने दोस्त ममालिक से तरले करते हैं कि भाई यहाँ पे रिफाइनरी लगा लें, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, CPEC में आ जाएं। और बिल्कुल वो मेहताब सही कह रहे थे, जो 2015-16 में ये 6 पावर प्लांट लगे हैं LNG के और कोयले के जी। आज इस तबाही, आज जो इस कौम भुगत रही है बिजली की कीमत, उस पे, और मैं तो हमेशा डिमांड करता हूँ कि उस पर कमीशन बनना चाहिए और उसकी तय करना चाहिए ये कौन लोग थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट किए डॉलर में पेमेंट के और कैपेसिटी पेमेंट के। बड़ी मज़े की बात है, मेहताब को याद होगा उन दिनों एक सेक्रेटरी पावर होते थे, मेहताब अगर नाम याद हो तो आपको बता दें, उन्होंने एतराज़ किया उस वक्त कि भाई ये हम कैपेसिटी ट्रैप में फंस जाएंगे। विद इन 48 आवर्स उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, हाँ जी, उसने मना किया था। वो कमाल का वो सेक्रेटरी पावर थे उस वक्त। ये अर्ली 90s की बात है या सर ये मैं आपको 2015-16 की बात कर रहा हूँ। जी उस वक्त की बात कर रहा हूँ, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। किस दिन उनको बुला ले, मैं मुझे नाम याद आ जाएगा। मेहताब को अगर नाम याद हो या डॉक्टर साहब को नाम याद हो, क्या नाम था सेक्रेटरी पावर का? मेहताब हंस रहे हैं, इनको नाम, हाँ जी, यूनुस डागा साहब। अच्छा, यूनुस डागा साहब ने मना किया कि भाई हम इस ट्रैप में फंस जाएंगे, और वो आज हम उस ट्रैप में फंस चुके हैं कि ये आप ओवर कैपेसिटी पे जा रहे हैं। और कैपेसिटी पेमेंट पे भी इतराज़ किया उन्होंने, इन एग्रीमेंट पे भी इतराज़ किया, और उनको आपको बाद में उन्हें सिविल सर्विस भी जल्दी छोड़नी पड़ी। तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? तो इस पे तो कमीशन बनाएं, देखें कि इस कौम को इस अजाब में किसने नाजिल किया, और कौम को बताएं। सजाएं तो आप दे नहीं सकते, तो कम से कम कौम को बता दो। कमीशन बनाएगा कौन? क्या हुकूमत अपने ही खिलाफ कमीशन बनाएगी? कौन कमीशन बनाएगा? इंटरनेशनल एक्सपर्ट बुलाएं ना। ये लोकल तो आपको यहाँ तो आपको सारे वो क्या कहते हैं उसको, दरबार के लोग मिलेंगे। तो दरबारियों ने क्या कहना, उन्होंने तो क्लीन चिट देनी है, वो तो वाजी वाह करनी है। वो वाजी वाह तो नहीं करनी ना। इस कौम को तबाह जिन लोगों ने किया है उसको सामने आना चाहिए और कमीशन बनना चाहिए, वरना यही चलता रहेगा जी। सही है मेहताब साहब, अब ये तो बड़े गंभीर किस्म के मसाइल हैं। वाकई पावर सेक्टर, जब तक बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि पावर सेक्टर और पाकिस्तान की इकॉनमी ये साथ साथ नहीं चल सकते, और पावर सेक्टर को ठीक करने का कोई फार्मूला किसी के पास इस वक्त तो दिखाई देता नहीं है। और जिन लोगों ने कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे किए जानते बूझते हुए कि इसका पाकिस्तान को नुकसान है, उनके पास अगरचे आर्गूमेंट ये है कि जी पाकिस्तान उस वक्त फंसा हुआ था लोड शेडिंग में, तो देखें पाकिस्तान को लोड शेडिंग से किसी तरह से तो निकालना था ना, और निकाला गया, और ये अंधेरों से मुल्क को निकाल लिया। ये उनके पास आर्गूमेंट है। एनी हाउ, अब मुझे सर ये बताइएगा, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। मगर दूसरा सवाल मेरा ये है कि हुकूमत को लगता है कि उसने कुछ सेक्टर्स में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर रेमिटेंसेस में अपने टारगेट्स को अचीव किया है, और IT एक्सपोर्ट्स में उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। जो $3.8 बिलियन का टारगेट रखा था वो उन्होंने 10 महीने में अचीव कर लिया। तो ये बताइए कि आप यहाँ हुकूमत की कामयाबी देखते हैं? देखिए, जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो डेफिसिट आया है कुछ $328 मिलियन का, और आइंदा जो 2 महीने हैं उनके अंदर भी डेफिसिट जो है वो एक्सपेक्टेड है, चूंकि ऑयल की प्राइसेस और RLNG की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ जी। आप एक सबके सामने परसेप्शन यही है कि, और हकीकत भी ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मुल्क के अंदर नहीं आई, लेकिन जो अभी ग्रोथ का नंबर सामने आया है, अगर उसके बैक एंड पे जाके देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो मैं जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये बता रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पिछले 2 सालों के दौरान कोई तकरीबन 110% उसके अंदर इजाफा है 2 सालों के अंदर जी। अब ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके डिफरेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर सरकार का डेटा ये बता रहा है कि उसमें ये जो माली साल गुजरा है 24-25-26 इसमें कुछ 60% है, और पिछले साल जो 24-25 था उसमें 55% कोई, तो मिलाकर कोई 105-110% उसके अंदर इजाफा है। सरकार का ये फिगर है।
अब मुझे बताएं कि क्या ऑन ग्राउंड प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है? इतनी मुझे तो नजर नहीं आ रही। अब ये डेटा है जिसको अपने नंबर्स दिखाने के लिए उसको कुकअप किया जाता है, और एफडीआई का तो बिल्कुल सब मानते हैं। और अभी आप देखिएगा जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल की लोएस्ट जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, और उसके अंदर भी 50% का पिछले साल के मुकाबले में डिक्लाइन है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जी, इसका मतलब ये है कि कुछ भी चीजें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। एक चीज जो है ना, अगर इस बजट में हुकूमत करना चाहती है जी, तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको कम करने के लिए और फॉर्मल सेक्टर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स के अंदर कुछ मेहरबानी करें कि टैक्स रेट्स को कम करें। वरना अगर आपने मजीद टैक्सेस इस तरह के लगाए और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा किया तो लगता ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर मजीद बढ़ जाएगा, जो इस मुल्क के लिए किसी तौर पे भी अच्छा साइन नहीं है। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब और सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और पाकिस्तान के कर्जे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जैसे कि पहले भी बात हो रही थी कि कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए जाते हैं, कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए भी कर्जे लिए जाते हैं, और पिछले 4 साल में तो कर्ज़ों में खातिर खा इजाफा हुआ है, और पिछले 1 साल में भी हमने 7,533 अरब रुपए के कर्ज़े लिए हैं। तो ये जो हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, और फिर हम पिछले 2 साल पहले एक उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक हमने अहदाफ मुकर्रर किए थे अगले 5 साल के। 2 साल के बाद हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगले 3 साल में शायद ये अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। तो क्या उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है? एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है इकराम होती साहब ने। आप 92 न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इकॉनमी को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब। सर, मुझे कर्ज़ों के हवाले से एक सवाल मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ। कर्ज़ों की दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। मार्च 2026 के फिगर्स देखें तो 97,307 अरब का कर्जा है। मार्च 2025 में 89,744 अरब का कर्जा था, यानी 1 साल में इसमें इजाफा हुआ है 7,533 अरब का। और जो गैर मुल्की कर्जा है हमारा वो 137 बिलियन डॉलर हो गया है। और इस साल भी खदशा ये है कि हमें कर्जे उतारने के लिए और कर्जों पर सूद अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे इससे? इसके लिए आपके ख्याल में आइंदा बजट में कोई प्लान है हुकूमत के पास? जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि हर दुनिया के हर मुल्क में बजट के टाइम पे 4 मसाइल होते हैं, और उनमें से अगर एक मसला भी ठीक हो जाए तो वो दूसरे मसालों को भी ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो एक है कि हमारा जो है रुपया डॉलर के मुकाबले में कम है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि जो जंग हुई है अभी, तो इसमें एक इमरजेंसी की सूरत हाल बन गई है। इससे निकलना कैसे है? वो जंग अभी तक पूरी तरह खत्म हुई है नहीं, इसमें फंसे हुए हैं। तीसरा ये है कि जो एक जो मार्केट है वो एक्सपैंड नहीं कर रही, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए कम टैक्स होना चाहिए था। इन्होंने टैक्स को कम नहीं किया बल्कि बढ़ाते रहे हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मारी गई है, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी होगी। अब चौथा जो है वो उसका ये बनता है कि आपने जितने ज्यादा अखराजात किए हैं उसके मुताबिक देखा नहीं कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इसको पूरा कर पाएगा। तो उनके दरमियान गैप 25 से 30% तक आ गया। तो इस हालत में बजट बनाना जो है वो एक कार्रवाई तो होगी, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक कार्रवाई होगी, लेकिन वो जो है जिसको कहते हैं कि इसमें फलाई काम हो जाए, तनख्वाहें बढ़ जाए, महंगाई कम हो जाए, डॉलर ज्यादा आ जाए, कर्जे वापस करने के काबिल हो जाए, ये काम जरा मुश्किल है।
जी बिल्कुल सही है। अब इस पर एक तो इस पर भी मैं सनाउल साहब आप चाहिए मैं राय अपनी दे दीजिएगा। दूसरा मैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से सवाल कर रहा था। हमने 2 साल पहले कुछ अहदाफ मुकर्रर किए थे, उसमें हमने रखा था कि GDP 6% पर ले जाएंगे, एक्सपोर्ट्स अपनी $60 अरब पर ले जाएंगे, IT एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन पर लेकर जाना है, रोज़गार में 10 लाख मुलाजमतें देनी है, फ़ी का आमदन जो इस वक्त 1800 के करीब है 2405 अरब डॉलर पर लेकर जानी है, गुर्बत की शरह को 12% पर लेकर आना है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 44.7% है। आपके ख्याल में उड़ान पाकिस्तान के जो बाकी 3 साल बचे हैं इसमें अहदाफ हासिल कर लेंगे हम? नहीं, मेरे ख्याल में ये ऑप्टिमिस्टिक हैं ये चीज़ें, बड़ा मुश्किल है जिस किस्म की हमारी सूरत हाल है, और वो लिंक है तमाम की तमाम इंटरनेशनल सूरत हाल से भी लिंक होती है, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे भी होती है, हमारी जो इकानमी की सिचुएशन है उससे भी होती है। और हुकूमत तो कहती है कि 29% है पॉवर्टी की जो शरह है, 29% भी अफ्रीका के मुल्कों में होती है। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जहाँ पे इतनी अच्छी ज़मीन है, इतने ह्यूमन रिसोर्स है, वो बड़ा मुश्किल है। इसमें 1-2 चीज़ें मैं समझता हूँ हो सकती हैं, वो IT की है। IT में काफ़ी काम हो रहा है, और IT में सिर्फ IT नहीं आता कि उसमें डिजिटल भी है, बहुत सारी चीज़ें, और आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, हमारा नौजवान बड़ा इस पे काम कर रहा है। हौसला अफजाई नहीं है उनके लिए, कोई गाइडेंस नहीं है। नहीं, बल्कि उस पर भी हम सुनते रहते हैं कि इस पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। जी जी, यूट्यूबर्स पे भी टैक्स लगाने की बात हो रही है। नहीं, वो देखें, आमदन पे तो टैक्स होना चाहिए, और बराबर मसावी टैक्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर की आमदन पे भी टैक्स होना चाहिए। 24% है हमारी GDP की, उस पर भी ये सियासतदान नहीं चाहते उसमें, और जागीरदार नहीं चाहते वहाँ टैक्स हो। अगर उस पर टैक्स हो तो बहुत सारे सेक्टर्स पे जो है ना ईज डाउन हो सकता है। वहाँ पे IMF से एग्रीमेंट के बावजूद अभी तक सूबे जो हैं उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो कमिटमेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लगता कि आप इस एनर्जी कास्ट में, इस जो हमारे भाई ने बताई है बात, टैक्सेशन जो आपका इस वक्त इतनी हैवी टैक्सेशन है, उसके अंदर रहते हुए आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। मुश्किल है, आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस ही नहीं है आपकी, बल्कि इंडस्ट्री बंद हो रही है इस एनर्जी कास्ट की वजह से और टैक्सेशन की वजह से। मोस्टली इंडस्ट्री जो है, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, वो बंद हो चुकी है, बल्कि एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही हैं। रेमिटेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मसाइल बढ़े हैं, लोग जो बाहर गए हुए हैं और जा भी रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं, पहले भी भेजते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा ओवरसीज़ तबका ना हो तो पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान के रिज़र्व हैं, आपको भी पता है, उसमें $8 बिलियन सऊदी अरब ने डिपॉजिट किए हुए हैं, 4 या 5 बिलियन डॉलर चाइना ने डिपॉजिट किए हुए हैं। तो वो भी अगर निकाल दें तो आपके पास तो 1 महीने की, और 1 साल में जो हमने कर्जे अदा करने हैं वो गालिबन $15 अरब अगर रोल ओवर नहीं होते तो। नहीं, इससे भी ज़्यादा है सर। मेरे ख्याल में तो आपको फिगर याद होगा, वो 18 से 20 बिलियन डॉलर हर साल होता है। वो आप फिर रोल ओवर हो जाता है, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, आपको पे करने होते हैं, रोल ओवर नहीं होता। और ये तो इंटरनेशनल कर्जे है ना, डोमेस्टिक आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, जो आप अपने खर्चों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 20-25 अरब रुपए कर्ज लेते हैं, डेली की बुनियाद पे। आपको मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आपको हम रेवेन्यू साइड पे नहीं है, जो बिल्कुल साकिब शिरानी साहब ने बताया कि जो 4 साल में हमने टैक्स रिकवर किया है, वो पिछले पूरा 47 के बाद नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारा एक्सपेंडिचर है। हम एक्सपेंडिचर पर 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक में 4 से ज़्यादा वजारतों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक वजारत में 4 वजीर हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक वफाकी वजीर है, एक मुशीर है, एक एडवाइज़र है, और एक साथ में सिफारशी SAPM भी हर जगह लगाया हुआ है। अब वो उनके एक्सपेंडिचर आप देखें, फिर आपके प्रोटोकॉल देखें, फिर आपके दौरे देखें, फिर आपकी गाड़ियाँ देखें, फिर आपको जनाब इम्पोर्टेड चीज़ें, जहाज़ देखें। तो आपको इधर कट लगाना पड़ेगा और लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा आवाम को कि यार हम भी आपके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी लीडरशिप उस चीज़ से कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। बातें ज़रूर करते हैं कि जी मैं तनख्वाह नहीं लेता। वो तनख्वाह लेने के लिए कौन सियासत में आता है भाई?
इतनी बेवकूफ नहीं, बल्कि आप तनख्वाह लें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर आप ले लें, अल्लाह करे ले लें। बिल्कुल सही है। इसमें मेहताब साहब, हमारा जो एग्रीकल्चर का टारगेट था पिछले साल, जो हमने हदफ मुकर्रर किया था, वो 4.5% था और हम 2.89% जो है वो हासिल कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री हमारी जो है वो 4.3 थी और हासिल हो रहा है 3.5%। सर्विसेज ऑलमोस्ट हमने हासिल कर लिया है। तो ये ज़राअत हाफ पे हम खड़े हैं, इंडस्ट्री भी टारगेट अचीव नहीं कर सके। ये ग्रोथ कैसे आएगी और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, ये कैसे बढ़ सकती हैं? अगर आपका पावर सेक्टर सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं आप? देखिए, एक तो बुनियादी बात ये है कि ये जो आईटी की एक्सपोर्ट्स है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक पोटेंशियल एरिया है और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन एक बात है कि जो क्वालिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज किस हद तक प्रोड्यूस कर रही हैं, ये इस पे बात करने की जरूरत है। तो 50 से 50,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं और मार्केट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 4 से 5,000 जो हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हैं, बाकी उस तरह से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पोटेंशियल एरिया है जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर पे तो डेफिनेटली तवज्जो देने की जरूरत है, चूंकि एग्रीकल्चर का ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें और टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा हो सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि कोई 10 से 14 बिलियन डॉलर्स की हम हर साल एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ जो है वो $10 बिलियन पर एनम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस पे तवज्जो दी जा सकती है। इकराम मोदी साहब, एक सवाल मैं और आपके सामने रखना चाहता, वो ये कि और बड़ा अहम मौजू है वो भी FBR रेवेन्यू का। टैक्स कलेक्शन के लिए हमने पहले 14.13 ट्रिलियन रखा, फिर रिवाइज किया 13.9 पे आ गए। वो भी 10 महीने में हमने जो है वो अभी तक का जो है वो शॉर्टफॉल है 684 अरब रुपए का हम सुन रहे हैं जो तखमीना है। तो और ये अब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो शायद ये शॉर्टफॉल और बढ़ चुका होगा। अब अगले साल हम रखने जा रहे हैं टारगेट शायद 15.2 ट्रिलियन का। ये कैसे हो पाएगा? देखिए जी, जो जहां तक रेवेन्यू का मामला है, ये बाकी सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के से मुख्तलिफ है। रेवेन्यू में दो बातें होती हैं जो कि दूसरी जगह नहीं होती। एक तो ये होता है कि आवाम को बराह रास्त टैक्स देना होता है और वो उसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि ये टैक्स सही दिया है कि नहीं। दूसरा उसका रेट देखना होता है। टैक्स जो कलेक्शन है और रेट है, ये दोनों पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि चूंकि टैक्स भारी है तो उसमें कटौती कराने के लिए सिफारिश और जो क्या रिश्वत ये चलती है। ये जो करप्शन है, जब ये बहुत ज्यादा काबू पा जाए इसमें टैक्स कलेक्शन के सिस्टम में, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो ड्यू टैक्स है वो भी नहीं मिलेगा और उसके अलावा जो आपको टैक्स में इजाफा करना था वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये जो सिलसिला है ये बिल्कुल कीड़े की तरह लगा हुआ है FBR को। FBR के जितने भी अफसर हैं उनको पाबंद किया ही नहीं जा सकता कि वो लोग पूरा टैक्स लें और टैक्स के मामले में किसी को छूट भी न दें। अगर छूट नहीं दी गई तो छूट ना दें। और दूसरा बात यह है कि जो कलेक्ट करते हैं आप उसमें से भत्ता ना मांगे। अगर ये सिस्टम हो जाए तो तब ठीक हो सकता है। और सबसे मुश्किल जो काम हमारी टैक्सेशन में है वो ये है। दूसरी तरफ टैक्सेशन नहीं होगी तो बजट आपका नहीं बनेगा। आप जो अंदाजे रखते हैं अखराजात के, वो आंखें बंद करके रखते हैं। आप देखते नहीं है कि हम टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा जो है वो क्या इतने हुजम का हो जाएगा कि आप उसके जरिए तरक्याती काम भी कर सकें, कर्जे भी वापस कर सकें बैंकों के, और उसके अलावा आप इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी भी रख सकें। तो ये जो है ये सारा कुछ एक दूसरे के खिलाफ जा रहा है। ये टोटल जो गेम है ये गलत जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम मोदी साहब, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।